फ्रंट लाइन पर रूसी सैनिकों पर जोरदार हमला हुआ है। घोड़े पर सवार सैनिक पर ड्रोन अटैक हुआ। ड्रोन हमले में रूसी सैनिक की जान चली गई। ये तस्वीरें आप देखिए। और यूक्रेन का F-16 विमान भी एक्शन में नजर आया है। रूसी KH-101 क्रूज मिसाइल का इसने किया है पीछा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से F-16 विमान एक मिसाइल का पीछा करता हुआ नजर आया है, उसे तबाह करने के लिए एक्शन में नजर आया है यूक्रेन का ये F-16 विमान, जो कि लाल घेरे में आपको नजर आ रहा है। KH-101 क्रूज मिसाइल का इसने किया है पीछा। और फ्रंट लाइन पर रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग हो रही है। यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के हमले को नाकाम किया है। यूक्रेन के 3rd असॉल्ट ब्रिगेड ने रूसी सैनिक को मार गिराया। ये देखिए। और अहम खबर है, रूस के निशाने पर यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। 2025 में अब तक 4,500 से ज्यादा हमले हुए हैं। रूसी हमलों में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो आप देखिए हमलों की फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा रही। 2025 में 4,500 से ज्यादा हमले रूस ने किए यूक्रेन पर। लेकिन बड़ी खबर तो यही है कि मियामी वार्ता पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है, फेल साबित हुई है। और इसके बाद रूस का जो विध्वंसक प्रहार है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। लगातार बड़े हमलों को रूस अंजाम दे रहा है, प्रचंड प्रहार कर रहा है। रूस के तमन पोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ है। टर्मिनल की पाइपलाइन नष्ट हो गई। 2 जहाज और पियर क्षतिग्रस्त हो गए। वोल्ना बस्ती में आग लग गई। रूस के क्रास्नोडार में ये तमन पोर्ट मौजूद है। तो यूक्रेन के हमले में सी ऑफ अजोव धधक रहा है। रूस के क्रास्नोडार में तमन पोर्ट बारूदी ज्वाला में जल रहा है। यूक्रेन ने यहां ड्रोन स्ट्राइक की, जो बेहद अहम घटना है क्योंकि यह पोर्ट कर्च स्ट्रेट के पास है। रूस का अहम लॉजिस्टिक हब है। यहां से तेल, गैस, अनाज की सप्लाई होती है। मतलब यूक्रेन ने रूस को सैन्य और आर्थिक चोट दी है। पहली बार यहां अटैक हुआ है, यानी यूक्रेन ने रूस के सेफ जोन को भी भेद दिया है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। यूक्रेन के इस हमले में रूस को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी हमले में रूसी पाइपलाइन, 2 जहाज और 2 पियर्स तबाह हो गए। दोनों जहाज डूबने की कगार पर हैं। साथ ही हमले से 1000 से 1500 वर्ग मीटर के एक बड़े हिस्से में आग लग गई। अब यूक्रेन के इस हमले के बाद पुतिन का क्रोध और ज्यादा भड़केगा, इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर संदीप त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाच सर, पहले से कहीं ज्यादा इंटेंसिटी के साथ यूक्रेन बड़े हमलों को रूस के अंदर अंजाम दे रहा है। मानो यह संदेश देने की कोशिश हो कि रूस का अब कोई भी इलाका सेफ नहीं रहा। हाँ बिल्कुल। देखो समीर, एक चीज समझनी पड़ी कि कहीं ना कहीं यूक्रेन पहले बैकफुट पे ज्यादा इसलिए भी था क्योंकि ना तो उसके पास कोई हथियार थे, ना उसको परमिशन थी कि रूस के अंदर घुस के उसके ऊपर हमला किया जाए, उसके एनर्जी सेक्टर पे, उसके कम्युनिकेशन सेंटर पे, उसके सप्लाई चेन को। अब वो जो जिस प्रकार से उसने खुद भी ड्रोन बना लिए हैं और बाकी भी उसके पास हथियार मिले हैं, स्पेशली हाइमार्स वगैरह, इससे अब वो रूस के उन इलाकों पे हमला कर रहा है जो कि लॉजिस्टिकली रूस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर ऑयल, गैस,
उसका भी ये भंडार है। तो मुझे लगता है कि अब रूस भी थोड़ा बैकफुट पे और कहीं सबोटाज किया जा रहा है उसकी सबमरीन पे और एयरक्राफ्ट। मगर ये सच्चाई है कि अभी भी जो पलड़ा है वो रूस की तरफ ही है, क्योंकि यूक्रेन पे जो हमले कर रहा है रूस वो भी बहुत सटीक हैं। उसका पूरा एनर्जी सेक्टर बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, उसके भी एक सप्लाई चेन को तोड़ दिया है। और जो उड़ीसा जो पोर्ट हैं जहां से उसको एक प्रकार एक्सपोर्ट करता है वो अपने वीट को और वेजिटेबल ऑयल को, उसको भी बहुत नुकसान हुआ है। ब्लैक सी से कट ऑफ करने की कोशिश कर रहा है रूस कि आने वाले टाइम में जितने भी पोर्ट्स हैं उड़ीसा और जो बाकी पोर्ट्स हैं उन पे हमला करके कहीं ना कहीं रूस दबदबा बनाए वहां पर और यूक्रेन का जो एक्सपोर्ट है वो बिल्कुल बंद हो। बिल्कुल सही बात है। आपने सर ओडेसा का जिक्र किया। अगली हमारी जो बड़ी खबर है वो इसी ओडेसा से जुड़ी हुई है। यूक्रेन के स्पोर्ट सिटी ओडेसा को रूस कैसे निशाना बना रहा है। बीते कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो लगातार तीसरे दिन रूस का बड़ा हमला हुआ है ओडेसा में। हमले में ओडेसा पोर्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये लगातार तीसरा बड़ा हमला है। ओडेसा पोर्ट को निशाना बनाकर रूस बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। तो ये देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पुतिन के क्रोध की ज्वाला और दूसरी तरफ निशाने पर यूक्रेन का पोर्ट सिटी ओडेसा। लगातार ओडेसा में बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, पोर्ट सिटी को दहलाया जा रहा है। यहां पर बड़े नुकसान का सामना यूक्रेन को करना पड़ा है। तो ये जो ओडेसा में लगातार बड़े हमले हो रहे हैं, पोर्ट सिटी पर बड़े अटैक किए जा रहे हैं, इसके मायने दरअसल हैं क्या? आइए आपको ये बताते हैं, क्योंकि हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा ओडेसा में। यूरोप को यह सीधी चेतावनी, यूक्रेन की भीषण मिसाइल स्ट्राइक। अब इस हमले के मायने क्या हैं ये आप देखिए। हमले से तेल स्टोरेज टैंक में आग लगी। यूक्रेन की मदद रोकने का इशारा किया है इस हमले के जरिए रूस ने। टैंकों से तेल सड़कों पर बहने लगा। यूक्रेन पर दबाव की रणनीति के तहत इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। 30 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को नुकसान पहुंचा है ताजा हमलों में। ब्लैक सी किनारे एक बड़ा एक्सपोर्ट हब है और वो रूस के निशाने पर है। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन का सबसे बड़ा वेजिटेबल ऑयल टर्मिनल तबाह कर दिया गया है। यह यूक्रेन के लिए बड़ा झटका। यहीं से यूरोपीय संघ को तेल सप्लाई की जाती थी और इसे रूस ने हमला करके तबाह कर दिया है। यानी यह किस तरह से एक बड़ा झटका है यूक्रेन के लिए, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो लगातार ऑयल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। संदीप त्रिपाठी जी, इसके पीछे क्या मंशा आप देखते हैं और मियामी वार्ता के विफल होने के बाद अब यह युद्ध कहां जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, वार्ता तो विफल होनी थी, क्योंकि जिस तरीके से दोनों पक्ष मुझे लगता है कि जो जीरो सम गेम की स्थिति है कि द लॉस ऑफ वन इज द गेन ऑफ अदर, तो मुझे नहीं लगता इसमें कहीं भी कोई रास्ता दिख रहा है। और जो रास्ता दिखाने वाला जो बीच में अमेरिका है उसकी मंशा पर हमेशा डाउट होता रहा है, क्योंकि इधर तो वो पीस प्लान की बात कर रहे हैं और उधर वेनेजुएला पर आपने देखा ये कि किस तरह से कैरेबियन सी को वो घेर रहे हैं और मादुरो को घेर रहे हैं। तो मुझे लगता है अमेरिका की जो मंशा है उस पर थोड़ा मैं हमेशा डाउट करता है। अब आते हैं ओडेसा पर। देखिए, जब हम देखते हैं कि इस मॉडर्न वॉरफेयर में ये सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं है, इकोनॉमिक जो लाइफ लाइन है यूक्रेन की वो है ओडेसा पोर्ट। वो एक ऐसा शहर है जो मुझे लगता है कि 18वीं सदी में कैथरीन द ग्रेट बहुत खूबसूरत शहर बनाया था और पुतिन का उसका एक अलग ही कह सकते हैं कि अफेक्शन भी है इस शहर को। जब ओडेसा डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो मुझे लगता है अंदर अंदर पुतिन को दुख भी हो रहा है। लेकिन साथ सबसे बड़ी मैसेजिंग ये है कि एक ऐसा सिटी है, यूक्रेन की 4th लार्जेस्ट सिटी है, मोस्ट पॉपुलस सिटी है और यहाँ से जो इसको इकोनॉमिक लाइफ लाइन है, जो गेटवे देता है वेस्टर्न कंट्री में जाने के लिए। दूसरा, उसका जो लॉजिस्टिकल हब है, मुझे लगता है लॉजिस्टिकल हब होने से, इकोनॉमिक लाइफ लाइन होने से और उसकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन होने से, इन वजह से अब पुतिन मन बना चुके हैं कि यहाँ पर किंजल मिसाइल से दावा किया जाए। अब 13 दिसंबर का जो अटैक हुआ है, मुझे लगता है कि चार सालों का सबसे बड़ा अटैक था यूक्रेन के अंदर और इसीलिए ये ओडेसा जो चक्र है इसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लाने के लिए पुतिन मुझे लगता है 24 घंटा काम कर रहे हैं और काफी हद तक सफल हुए। लेकिन उसके रिस्पॉन्स में देखिए जो
सी ऑफ अज़ोव पर जो अटैक हुआ है यूक्रेन का, ये भी उतना रिटेलिएशन, यानी कि दोनों देश एक दूसरे के जो इकोनॉमिक लाइफ लाइन है वो तोड़ने की कोशिश में है। बिल्कुल, नुकसान रूस हो या यूक्रेन, दोनों तरफ बढ़ता नजर आ रहा है और इस युद्ध को रोकने की जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं वो सब की सब विफल होती नजर आ रही हैं। मियामी वार्ता की नाकामी के बाद बड़ी साजिश सामने आई। रूस अमेरिका में सीधी जंग कराने का प्लान है। यूरोप यूक्रेन मिलकर इस प्लान पर काम कर रहे हैं, ये पता चल रहा है। रूस पर हमलों में इजाफा कर रूस को भड़काने की योजना पर काम हो रहा है। रूस को इतना उकसाना कि वो भीषण पलटवार करे, इस मंशा के साथ अब रूस में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाया जा रहा है निशाना। जी हां, तो ये खबर अपने आप में चौंकाने वाली है। यूक्रेन और यूरोप का प्लान विध्वंस, अमेरिका और रूस में होगी सीधी जंग। कूटनीतिक रास्ता ठप हो चुका है। मियामी वार्ता पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और अब पुतिन के इंतकाम की बारी है, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। और कूटनीतिक रास्ता ठप होने का परिणाम हम लगातार देख रहे हैं। रूस के हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसका असर यह होगा कि ब्लैक सी, अज़ोव और ओडेसा जलते नजर आएंगे, यह कहा गया था और ऐसा ही होता नजर आ रहा है। क्या अब सवाल सबसे बड़ा यह नहीं है कि रूस अमेरिका में सीधी जंग कराए जाने की जो कोशिशें की जा रही थी वो अब फल देती नजर आ रही हैं? इसके कई अहम रीजंस हैं, कई अहम वजह हैं। अहम रूसी ठिकाने टारगेट करके उकसाया जा रहा है रूस को। अमेरिका पर सी लेन सुरक्षा का दबाव बढ़ गया है। ऐसे हमले जिन पर रूस कहे कि ये यूक्रेन नहीं, ये नाटो की साजिश है, ऐसे हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका पर सैन्य एक्शन का एक तरह का नैतिक दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका को कमिटमेंट ट्रैप में डालना भी मंशा है। यूक्रेन की रक्षा इज इक्वल टू यूरोप की रक्षा। कुल मिलाकर यह समीकरण पेश करने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन को भी और यूरोप को भी रूस से खतरा है, यह बार बार बताने की कोशिश की जा रही है। अब यूरोप और यूक्रेन के प्लान का सबूत हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। यह पूरा प्लान है क्या, ये आपको बताते हैं। प्लान है कि रूस अमेरिका के बीच सीधी जंग कराई जाए और इस मंशा के साथ यूरोप और यूक्रेन मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। सबूत नंबर 1, सेफ जोन पर हमले किए जा रहे हैं। पहले बचे रहे पोर्ट्स और टर्मिनल, अब आप देखिए लगातार निशाने पर हैं। पोर्ट्स और टर्मिनल्स को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सबूत नंबर 2, हमलों का टाइमिंग पैटर्न। हर कूटनीतिक ठहराव के बाद सैन्य हमले तेज हो रहे हैं। यह अपने आप में कितना बड़ा सबूत है कि अब यूक्रेन और यूरोप मिलकर अमेरिका वर्सेस रशिया कराने की कोशिश कर रहे हैं। सबूत नंबर 3, यूरोपीय बयानबाजी का बदलाव। डिफेंस से डेटरेंस की भाषा पर जो बदलाव है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। सबूत नंबर 4, नाटो ग्रेड हथियारों की मौजूदगी। रूस का दावा, हमले यूक्रेनी क्षमता से आगे निकलते नजर आ रहे हैं। सबूत नंबर 5, इकोनॉमिक चेक पॉइंट्स का चयन। फूड, ऑयल, एनर्जी, वैश्विक असर वाले टारगेट्स को अब हिट किया जा रहा है और बड़े जख्म दिए जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं रूस को यह लगे कि इन हमलों के पीछे तो सिर्फ और सिर्फ नाटो है, युद्ध भड़के और फिर अमेरिका वर्सेस रशिया की सीधी जंग हो। इस प्लान को सिवाज सर कैसे आप देख रहे हैं? यह तो बहुत विध्वंसकारी और विनाशकारी प्लान है दरअसल। हाँ बिल्कुल, देखो समीर, ये जो अब प्लान है ये तो एक प्रकार रूस वर्सेज अमेरिका, रूस वर्सेज नाटो की तरफ जा रहा है और ये अगर नहीं अभी रुका तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और ये आपने बहुत अच्छा बोला कि हुआ क्या है कि जिस प्रकार से यूक्रेन अभी हावी होके ड्रोन से और मिसाइलों से हमले कर रहा है रूस में, तो ये साफ सुथरे शब्दों में है कि भाई ये यूक्रेन की कैपेबिलिटी से बाहर है। ये नाटो उससे करा रहा है, नाटो हथियार दे रहा है। तो ये एक्चुअली नाटो वर्सेज रूस तो पहले ही हो चुका है, मगर जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं
वो बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं। जो उसकी इकोनॉमी है रूस की, वहाँ के स्पेशली जो एनर्जी सेक्टर पे हमले हो रहे हैं, कम्युनिकेशन सेक्टर पे उसकी सप्लाई चेन को तोड़ने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे में रूस पलटवार तो करेगा, और अगर रूस पलटवार करेगा अब की बार नेटो पे, तो बिल्कुल वजह है कि अमेरिका भी इसके अंदर आएगा, क्योंकि ये नेटो आर्टिकल 5 के तहत अटैक ऑन एनी कंट्री ऑन नेटो इज अटैक ऑन ऑल कंट्री ऑफ नेटो। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से मियामी फ्लोरिडा में ये बातचीत बिल्कुल फेल हुई है, अब ये लड़ाई का दर्जा बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं यूक्रेन भी अभी काफ़ी हद तक हावी होता हुआ नजर आ रहा है, और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि पुतिन बैकफुट पे है। मगर पुतिन इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, और जब रिस्पॉन्ड करेंगे वो हो सकता है ऑर्शनिक किंजाल जो आपकी एक प्रकार से मिसाइलें हैं जो कि हाइपरसोनिक, उनका भी इस्तेमाल करे। वो यूक्रेन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बर्बाद कर देगा, उड़ीसा और जो बाकी पोर्ट्स हैं ब्लैक सी से उसको कट ऑफ कर देगा, और इसके साथ साथ मुझे लगता है वो नेटो पे भी हमला हो सकता है रूस का। अगर ऐसा होता है तो फिर ये वर्ल्ड वार की तरफ जाएगा, ये हो जाएगा रूस वर्सेज अमेरिका। मुझे लगता है कि ये होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, ना कि कम। बिल्कुल जितनी भी बातचीत हुई है वो यही सबसे बड़ी चिंता का सबब है सर की, क्योंकि रूस वर्सेस अमेरिका कराने की जो प्लानिंग यूरोप और यूक्रेन मिलकर करते हुए नजर आ रहे हैं, वो उसमें सफल भी साबित होते दिख रहे हैं। बड़े जंग की तैयारी अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका बना रहा है 2 विध्वंसक युद्धपोत। अब तक का सबसे बड़ा जंगी जहाज अमेरिका बना रहा है। ट्रंप ने जहाज निर्माण को मंजूरी दे दी, और पहली बार बेलारूस ने जताई है ओर्शनिक की संख्या। बताया गया है कि हमारे पास कितने नंबर्स में ओर्शनिक मौजूद है। बेलारूस में तैनात ओर्शनिक मिसाइल की संख्या बताई गई है। 10 ओर्शनिक मिसाइल तैनाती का प्लान है, ये बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको कहते नजर आए। तो देखिए, आपको याद होगा इससे पहले व्लादिमीर पुतिन ने भी अपने स्टेटमेंट में ओर्शनिक और पोसाइडन का जिक्र किया था। अब ओर्शनिक को लेकर बेलारूस बड़ी बात कहता हुआ नजर आ रहा है। लुकाशेंको क्या कह रहे हैं, जरा उस पर गौर कीजिए। आइए उनके बयान को हम डिकोड करके आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। जो बड़ा पर्दाफाश है वो ये है कि 10 ओर्शनिक सिस्टम बेलारूस में तैनात होंगे, ये सीधे सीधे लुकाशेंको ने बताया है, और ये बेलारूस की सैन्य सेवा का हिस्सा बन गया है, यानी ये अब यहीं रहने वाले हैं। ओर्शनिक हाई स्पीड स्ट्राइक सिस्टम है, न्यूक्लियर कैपेबल प्लेटफॉर्म है, मतलब टारगेट पर नेटो अगर जरूरत पड़ी तो यहीं से बेलारूस से नेटो देशों को टारगेट किया जा सकता है। पोलैंड की बात करें तो यह नेटो का फ्रंटलाइन देश है। लिथुआनिया जो कि निशाने पर रह सकता है, रणनीतिक रूप से संवेदनशील है। लातविया बाल्टिक क्षेत्र में अहम नेटो देश है। इसके अलावा जर्मनी नेटो कमांड स्ट्रक्चर यहीं पर मौजूद है। और यूक्रेन की अगर बात की जाए तो उत्तर से दबाव और ज्यादा बढ़ाए जाने की तैयारी है। संदीप त्रिपाठी जी, इससे पहले पुतिन जिक्र करते हैं ओर्शनिक का, जिक्र करते हैं पोसाइडन का, कि आने वाले वक्त में हम तबाही के इन हथियारों को किस तरह से डिप्लॉय कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और अब बेलारूस का यह स्टेटमेंट, दोनों को जोड़कर कैसे देख रहे हैं? देखिए समीर जी, ये जो वक्त है मुझे लगता है कि इतिहास का स्पेशली 4 साल में यदि देखा जाए तो बहुत हाई पॉइंट प्रेशर है, और ये एक स्ट्रेटजिक पॉइंट प्रेशर है, और सिर्फ ये बताना कि मेरे पास इतने शस्त्र हैं। और देखिए पोलैंड के पास मैं बैठा हूँ, तो ये जो अभी बेलारूस की बात है, लुकाशेंको हम जानते हैं कि पुतिन के बहुत अच्छे मित्र हैं, और उनको ये भी मालूम कि देखो पोलैंड को बताने की कोशिश की जा रही है कि देखो पोलैंड ऐसा है कि बहुत हो चुका है, आप सप्लाई चेन सिस्टम का सबसे बड़ा फ्रंट लाइन कंट्री रहा है यूक्रेन वॉर में। तो मुझे लगता है कि एक तरह से ये प्रेशर बनाने की कोशिश है। और इन जिन कंट्री का आप नाम ले रहे हैं, लिथुआनिया जो बाल्टिक स्टेट है, लाटविया, ये वैसे ही बहुत सहमे देश है, बहुत ही कमजोर राष्ट्र है इन टर्म्स ऑफ द मिलिट्री माइट में। तो इनको हमेशा लगता है, डर लगता है कि नेटो के ये क्या है, फ्रंटलाइन स्टेट से, रशिया से बॉर्डर शेयर करते हैं, और पुतिन के कैरेक्टर से हमेशा परेशान रहते हैं। तो और उधर लुकाशेंको पुतिन की दोनों का स्वभाव एक ही है, द वेरी अनप्रेडिक्टेबल। लुकाशेंको तो कहते हैं कि हमारी आपकी दोस्ती तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल, इंटेंशंस को पूरी तरीके से जो
सकते हैं कि डू और डाई वाली पोजीशन। तो मुझे लगता है कि ये जो वक्त है, आप पूरा का पूरा भी एनालिसिस कर रहे थे ओडेसा से लेकर के यहाँ यूक्रेन का जो बॉर्डर है, पूरे स्टेट सब बता रहे हैं, लुकाशेंको की बात करें, पूरे जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट से सब पर प्रेशर पॉइंट करने की कोशिश की जा रही। आने वाले टाइम में मुझे कोई भी डिप्लोमेटिक स्पेस दिखता नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रंप का जो तीर है वो वेनेजुएला की तरफ चली गई है। पीस प्लान पूरा कैरेबियन सी में चला गया है। अब पूरा फोकस क्या है, यहां पर जर्मनी और यूके और फ्रांस पूरे सफल नजर आते हैं, क्योंकि उनको डर ये है कि जिस दिन यूक्रेन ढहा, अगला टारगेट हमारा है। क्योंकि पुतिन एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा फिगर है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का कि पहले चेचन वार, फिर जॉर्जिया, फिर क्रीमिया और देर रशिया यूक्रेन। तो उनको लगता है कि यदि कोलैप्स हुआ यूक्रेन, तो अगला नंबर इनका जो यूरोपियन कंट्री है। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम में और इंटेंस होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी चिंता का सबब है। और इस बीच देखिए, यूक्रेन पर रूस की बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। Su-34 लड़ाकू विमान से यूक्रेन पर किया गया है हमला। एक और हमले की तस्वीर सामने आ गई। यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को इस हमले में किया गया है टारगेट। Su-34 लड़ाकू विमान से यूक्रेन पर अटैक किया गया। और खास बात यही है कि यूक्रेन भी बड़े पैमाने पर न सिर्फ हमलों को अंजाम दे रहा है, बल्कि आने वाले वक्त के लिए बड़े हमलों के लिए खुद को तैयार करता हुआ भी नजर आ रहा है। बड़ी जंगी तैयारी सामने आई है। शिल्का एयर डिफेंस सिस्टम को किया गया है यूक्रेन में मॉडिफाइड। तो रूस के खिलाफ ये यूक्रेन की बड़ी जंगी तैयारी मानी जा रही है। और एक्शन में रूसी Su-57 विमान भी नजर आए। तो रूस की तरफ से ये आप देखिए तैयारियां, 5वीं पीढ़ी के विमान ने भरी है उड़ान। नेक्स्ट जेन इंजन से लैस रूसी विमान की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो डोनेट्स्क पर किसी भी हाल में रूस कब्जा छोड़ेगा नहीं। और अब रूस ने यहां पर बड़े एक्शंस शुरू कर दिए हैं। अवैध करेंसी के खिलाफ रूस ने डोनेट्स्क में बड़ा कदम उठाया है। अवैध करेंसी डीलर्स के खिलाफ एक्शन लिया है। डोनेट्स्क में रूसी एजेंसी की कार्रवाई। हाइवीनिया को रूबल में बदलने वाले गिरफ्तार किए गए। 18 मिलियन से ज्यादा रूबल इनके पास से बरामद किया गया है। तो ये डोनेट्स्क में पहली बड़ी कार्रवाई रूस की सामने आ रही है अवैध करेंसी डीलर्स के खिलाफ। तो 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्शन में रूसी Su-57 5वीं पीढ़ी के विमान उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। और यूक्रेन के सैन्य ठिकाने लगातार टारगेट पर। सिवाज साहब, ये खबर अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसे वक्त में जब पूरे डोनेट्स्क पर एक तरह का कब्जा, एक तरह का नियंत्रण रूस का हो गया है, जो बाकी बचे इलाके हैं वो भी बहुत जल्द रूस के कब्जे में होंगे, ये खबरें सामने आ रही हैं। अब तो बाकायदा एक्शन शुरू हो गया है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं, कार्रवाइयां की जा रही हैं। जो अवैध करेंसी डीलर्स हैं उनकी धरपकड़ की कोशिशें शुरू हो गई। इसे आप कैसे देखें? हाँ बिल्कुल, देखो एक चीज तो माननी पड़ेगी समीर, जो डॉनबस का इलाका है जिसके अंदर डोनेट्स्क और लुहांस्क एरिया है, वो 80% के करीब रूस ने जीत लिया है। हाँ। जो बाकी इलाका है वो धीरे धीरे जीतने की कोशिश कर रहा है, इसमें कोई नहीं। और जापोरिजिया और खारासोन करीब करीब 40 से 50% रूस ने ले चुका है। अब बात आती है कि अगर यूक्रेन ये लड़ाई लड़ता रहेगा तो धीरे धीरे रूस और भी इलाका जीतेगा और डोनेट्स्क और लुहांस्क के अंदर वो मजबूत बनेगा। मगर एक इसके अंदर वीक जो है, आर्मर में वीकनेस है रूस के, वो है उसकी इकोनॉमी। क्योंकि जितनी ये लड़ाई बढ़ती जा रही है और जिस प्रकार से उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं और जिस प्रकार से उसकी गैस एनर्जी नहीं जा पा रही है, तो ऐसे में अगर ये लड़ाई होती है तो इकोनॉमी डिगमगाएगी रूस की और उसकी डिपेंडेंस चीन में बढ़ेगी।
मगर यह सच्चाई है कि अगर आप इस लड़ाई को देखें तो ये लड़ाई के अंदर आप जो है Su-57 का अगर आप उसने इस्तेमाल किया कि जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इसका मतलब एक प्रेशर टैक्टिक्स भी है रूस की तरफ से। वो दिखाने की कोशिश कर रहा है नाटो को भी और यूक्रेन को भी कि भाई नो होल्ड बार है, हम कहीं किसी हद तक जा सकते हैं, अगर ये कोई समझौता नहीं होता तो हम ऑल आउट जाएंगे। क्योंकि ये सच्चाई है कि यूक्रेन ने कुछ भी कहो, अब जब से ड्रोन के हमले सेंट्रल ऑफ रशिया जाते हैं या उसके पोर्ट सिटीज पे जा रहे हैं या वो आप कहें कि वो एक प्रकार सबोटाज कर रहे हैं, उससे भी तिलमिलाया तो रूस भी है। क्योंकि रूस को भी अभी ऐसा लगने लगा है कि यूक्रेन अकेला नहीं लड़ रहा, ये नाटो इसके साथ है, नाटो इसके हथियार दे रहा है। और ये मुझे लगता है ये एक बड़ा सोच विचार का केस है। कहीं ऐसा ना हो कि रूस इसको देखते हुए, जिसकी हम बात करते हैं बाल्टिक स्टेट की या पोलैंड की, इनके ऊपर कहीं ना कहीं हमला ना हो जाए। अगर ये हमला होता है तो फिर ये ऑल आउट होगा, फिर ये नाटो वर्सेज रूस हो जाएगा और फिर अमेरिका भी इसके अंदर आ सकता है। इसकी आशंका बहुत, और मुझे नहीं लगता कि कोई चाहेगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो, मगर जो सिचुएशन ग्राउंड पे है, अगर आप मियामी में देखें, सोचा था कि ये 20 पीस प्लान के बारे में बात होगी, क्योंकि इस बार पहली बार यूक्रेन और रूस के जो ऑफिशियल थे वो मिले थे, 1-to-1 भी बात हुई, अमेरिका भी इन्वॉल्व था, यूरोपियन कंट्री भी इन्वॉल्व थे, मगर दुख की बात है कि उसमें कोई खास रिजल्ट, कोई नतीजा नहीं निकल और लड़ाई तो बढ़ती जा रही है। लड़ाई बढ़ती जा रही है, कोई नतीजा मियामी वार्ता का निकला नहीं है। और आगे आने वाले वक्त में कौन सी वार्ता होगी, कब लोग बैठेंगे, इसका भी कुछ अता पता है नहीं। और ऐसे में देखिए, फ्रांस के एल्केम सिलिकॉन्स लैब में एक जोरदार विस्फोट हुआ है। धमाके में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, 2 की हालत नाजुक है। हाइड्रोजन लीक विस्फोट की वजह बताई जा रही है। धमाके की वजह की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। कई तरह का शक जताया गया है इस धमाके को लेकर। भारी संख्या में राहत और बचाव की टीमें मौके पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक यह धमाका एग्जैक्टली किस वजह से हुआ है यह पता नहीं चल पाया है। हाइड्रोजन लीक इस विस्फोट के पीछे वजह फिलहाल शुरुआती तौर पर बताई जा रही है। 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक है। फ्रांस के एल्केम सिलिकॉन्स लैब में यह विस्फोट हुआ है। और नाटो देश पोलैंड ने तेज की है अपनी जंगी तैयारी। जी हां, कुछ और अहम तस्वीरें सामने आई हैं। तुर्की के साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सौदा हुआ है, यह पता चला है। रडार एयर डिफेंस को चकमा देने में सक्षम है। अमेरिका पर निर्भरता घटाने के लिए यह कदम उठाया गया है। नाटो के रणनीतिक बदलाव का संकेत देने वाली ये खबर। तो देखिए, 2 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। एक तो हमने आपको फ्रांस की खबर दिखाई, जहां पर धमाका हुआ है लैब में, और अभी तक आधिकारिक पुष्टि हो नहीं पाई है कि धमाके की वजह क्या थी। भारी संख्या में राहत बचाव की टीमें मौके पर मौजूद हैं। और दूसरी खबर, जहां हम आपको बता रहे हैं तुर्की के एक अहम कदम के बारे में। अमेरिका पर निर्भरता घटाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है और नाटो के रणनीतिक बदलाव का संकेत यहां से भी मिलता है। एक तो फ्रांस वाली खबर पर संदीप जी, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। जगह जगह हम आप देख रहे हैं कि यूरोप में भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसे धमाके हो जा रहे हैं जिनके बारे में शक शुबा जताया जाता है, लेकिन पता ही नहीं चल पाता कि ये हो कैसे गया। आने वाले वक्त में इस तरह के इंसिडेंट्स क्या और बढ़ने का खतरा है? देखिए, यही है, जब ग्लोबल लीडर की बात करते हैं और पुतिन का नाम आता है तो यही पुतिन का करिश्मा है। करिश्मा ये है कि पुतिन के व्यक्तित्व को समझने में ये, स्पेशली यदि मैं 3 कंट्री की बात करूं, फ्रांस, जर्मनी और यूके, ये फेल रहे हैं। इनको अभी तक भी पुतिन की परिभाषा समझ में नहीं आई है कि ये वो व्यक्ति है जो जब सोवियत यूनियन टूट रहा था, जर्मनी यूनिफिकेशन हो रहा था, उस समय केजी में थे। तो ये जो आप कह रहे हो कि अचानक जो हो जाता है, ये अचानक नहीं होता है। कुछ केजीबी का एक जो रहस्य है और जो पुतिन की अपनी लीडरशिप रही है कि दहशत फैलाना है, और दहशत वहाँ फैलाना है जहाँ बैठ करके तीनों ट्राइंगल बना करके यूक्रेन को पुशअप करते आ रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा प्रोग्रेस हुई थी ट्रंप और पुतिन में आपस में लानकोश आन में,
लेकिन जब ट्रंप को लगा कि जब इनकी वार्ताएं हुई तीनों की और नेटो चीफ की वार्ताएं हुई तो इनको लगा कि हमें थोड़ा सा पुश किया जा रहा है, हमें साइड किया जा रहा है। तो ट्रंप ने क्या किया कि ट्रंप ने सोचा कि अमेरिका की जनता ये चाहती है कि देखिए अब आपको अमेरिका फर्स्ट करना है, अपना पैसा यूक्रेन में मत लगाइए, थोड़ा वेनेजुएला की तरफ चलिए, थोड़ा सीरिया की तरफ चलिए, दूसरा लीबिया बना दीजिए, दूसरा इराक बना दीजिए। जब ट्रंप का माइंडसेट उधर गया वेनेजुएला की तरफ, तब इनको लगा कि तीनों जो कंट्री है आपस में अब हम पूरी तरह से संभाल पाएंगे किसको, यूक्रेन को। तो यहीं पर इस तरीके का वो घटना हो गई। तो एक ये वॉरफेयर का एक बड़ा, एक कह सकते हैं मॉडर्न वॉरफेयर के बहुत बड़ा एक फीचर ये सामने आता है कि बिना कुछ प्रोवोकेशन किए कहीं से हाइड्रोजन का लिंक हो जाना, कहीं से कुछ ये जो अब दिखा रहे कि पता नहीं चल रहा, फ्रांस को खुद नहीं मालूम है, लेकिन फ्रांस को इतना मालूम होना चाहिए कि आपकी लड़ाई किसके साथ है। बिल्कुल। और रूस के मॉडर्न वॉरफेयर का आपने जिक्र किया संदीप जी, जो हमारी अगली खबर है वो भी कुछ इसी तरह की है, इसी से जुड़ी हुई है। अंतरिक्ष में भी जंग की तैयारी कर रहा है रूस। जी हां, ये एक अलग तरह की वॉर होगी। ISW के हवाले से बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। एलॉन मस्क के स्टारलिंक के सैटेलाइट तबाह करने की तैयारी की जा रही है। सैटेलाइट तबाह करने के लिए खास वेपन्स बनाए जा रहे हैं, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो देखिए, ये बहुत अहम खबर है। स्टारलिंक के विध्वंस का पुतिन प्लान। ISW का दावा क्या है, ये आप देखिए। खबर यह है कि रूसी निशाने पर मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट के खिलाफ नया स्पेस वेपन तैयार किया जा रहा है। अब ये हथियार काम कैसे करेगा ये आपको बताते हैं। जोन इफेक्ट ये हथियार होगा, हजारों छोटे छोटे कण फैलाएगा, कई सैटेलाइट्स को इसके जरिए नुकसान पहुंचेगा। मतलब स्टारलिंक के साथ दूसरे सैटेलाइट्स भी खतरे में हैं। अब रूस ऐसा कर क्यों रहा है ये जान लीजिए। विरोधियों की क्षमता को सीमित करना इसका मकसद है। अमेरिका को एक सीधा संदेश देने की कोशिश है। नाटो की तकनीकी बढ़त को ऐसे हमले के जरिए चुनौती देने की तैयारी है। अंतरिक्ष को नया युद्ध क्षेत्र बनाना इसका मकसद नजर आ रहा है। और सिवास साहब, ये तो बहुत घातक स्टेप होगा। अगर अंतरिक्ष में यह जंग शुरू हो गई तो निश्चित तौर पर सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। देखो समीर, अभी तक जो स्पेस का इस्तेमाल हो रहा था वो हो रहा था कि यूजफुल पर्पजेस के लिए दोनों नाटो कंट्रीज, अमेरिका और रूस का। हाँ। मगर उसको अभी तक वार जोन नहीं बनाया था। मगर जो बातचीत हो रही है कि स्पेस के ऊपर भी हमला होगा, जो एलन मस्क की स्टारलाइट है उसके अंदर काफी एक प्रकार से आप कह सकते हैं सैटेलाइट्स हैं जिसका इस्तेमाल अमेरिका करता है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। और वो रियल टाइम इंटेलिजेंस है, उससे इनको सटीक इंफॉर्मेशन मिलती है रूस। और वो रियल टाइम इंटेलिजेंस का फायदा यूक्रेन को मैदान जंग में हो रहा है। बिल्कुल ठीक है समीर, आपने यू हिट द नेल ऑन द हेड। वही खबर जो है यूक्रेन को पास होती है और यूक्रेन इसका इस्तेमाल करता है रूस के अगेंस्ट। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अभी इसने नो होल्ड बार की बात की है पुतिन ने कि अगर ये स्टारलिंक जो सैटेलाइट है इसका मिलिट्री यूज किया जा रहा है, यूक्रेन को इसको फायदा हो रहा है, तो इनके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इससे अमेरिका पर एक तरह का दबाव भी पड़ेगा कि रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड ना कराया जाए यूक्रेन का। देखना होगा कि इस लेवल पर होता क्या है। बात यहां तक, नौबत यहां तक ना पहुंचे, यही उम्मीद हर कोई इस वक्त कर सकता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।